हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है अम्ल, सारक एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस पूरे चैप्टर को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो के PDF नोट्स भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका नाम है गुरु ज्ञान क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल एवं सारक के रासायनिक गुण धर्म समझना। प्रयोगशाला में अम्ल एवं सारक। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या सारक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। अम्ल एवं सारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करते हैं, फिर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण देखेंगे, 2NaOH प्लस जिंक, तो सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोकार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो Na2CO3 प्लस 2HCl आपस में क्रिया करते हैं और 2NaCl नमक बनाते हैं और जल बनाते हैं, उसके साथ CO2 गैस निकलती है। फिर NaOCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके NaCl नमक और जल और CO2 गैस बनाते हैं। उत्पादित यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रभावित करने पर, तो CaOS2 ये चूने का पानी है, इसमें CO2 गैस प्रभावित करते हैं, तो श्वेत अवक्षेप बनता है CaCO3 और जल बनता है। अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करते हैं, तो CaSO3 जल में विलयशील होता है। चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर यानी मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोकार्बोनेट प्लस अम्ल यानी अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अम्ल एवं सारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल द्वारा सारक का प्रेक्षित प्रभाव या तथा सारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है, यानी अम्ल और सारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनका प्रभाव खत्म हो जाता है, यानी ना ही तो अम्ल रहता है और ना ही सारक। तो अम्ल द्वारा सारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा सारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। NaOH ये सार है और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपस में क्रिया करके लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। अम्ल एवं सारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी अम्ल सारक और अम्ल क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं और इस पूरी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करते हैं और जल और लवण बनाते हैं। अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। सारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक सारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। चूँकि ये सारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है,
अतः हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? तो जल की उपस्थिति में HCl में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होते हैं। जल की अनुपस्थिति में HCl अणुओं से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते। HCl की अभिक्रिया जल के साथ कराते हैं तो H3O+ आयन बनता है और Cl- आयन बनता है। तो हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। तो ये हाइड्रोजन आयन है जो जल के साथ मिलके H3O+ आयन बनाता है, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन ये जल के अणु के साथ मिलकर रह सकते हैं, तो ये जल के अणु के साथ मिलकर H3O+ आयन बन सकते हैं। इसलिए हाइड्रोजन आयन को सदैव H+ या हाइड्रोनियम आयन H3O+ से दर्शाया जाता है। तो ये विक्रिया हो गई जल के साथ, तो ये H3O+ आयन बना। अब क्षारक को जल में घोलने पर क्या होता है? तो ये NaOH क्षारक है और ये जल में घोलते हैं तो Na+ आयन बनता है और OH- आयन बनता है। और KOH की जल के साथ अभिक्रिया करा तो K+ आयन बनता है और OH- आयन बनता है। तो MgOH2 मैग्नीशियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके Mg2+ आयन बनाता है और 2OH- आयन बनाता है। क्षारक जल में हाइड्रोक्साइड OH- आयन, जिसको हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, उत्पन्न करते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। सभी अम्ल H+ तथा सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। अतः उदासीनीकरण अभिक्रिया अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। H+ और OH- आयन मिलके H2O लिक्विड जल बनाते हैं। जल में अम्ल या क्षारक बनाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- ये सांद्रता दर्शाते हैं में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं एवं अम्ल या क्षारक का तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH में P सूचक पुषांश या पोटेंस, जो एक जर्मन भाषा है, इसका अर्थ होता है शक्ति। इस pH स्केल के सामान्य 0 से 14 तक अंक होते हैं। साधारण भाषा में pH को एक ऐसी संख्या के रूप में देखना चाहिए जो कि किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकीय को दर्शाते हैं। किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय विलयन होगा, एवं यदि pH का 7 से 14 के तक मान होता है तो वो विलयन क्षारीय होता है। तो ये pH स्केल है और 0 से 7 तक तो अम्लीयता 0 से 7 तक अम्लीयता घटती है और ये रिवर्स जाने पर अम्लीयता बढ़ती है। यानी 7 से जितना कम होगा तो अम्लीयता उतनी अधिक होगी और 7 से 14 तक जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती है और अम्लीयता तो समाप्त हो जाती है। तो H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही है इस तरफ जाने पर, और इस तरफ जाने पर OH सांद्रता में वृद्धि हो रही है। तो या से या तक जो भी मान होता है वो क्षारकीय मान होता है और 0 से 7 के मध्य जो pH होती है वो अम्लीय होते हैं। तो ये pH स्केल के मान है 0 से 14 तक, जिसमें जठर रस होता है जो कि हमारे आमाशय में उत्पन्न होता है, जिसकी pH लगभग 1.2 होती है। नींबू का रस जिसकी pH 2.2 होती है और शुद्ध जल जिसकी pH 7 होती है और रक्त की pH 7.4 होती है। इसका मतलब रक्त थोड़ा दुर्बल क्षारकीय होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो भी क्षारकीय होता है और इसकी pH होती है 10। और सोडियम हाइड्रोक्साइड
NaOH जिसकी pH लगभग 14 होती है, यानी वो प्रबल क्षार होता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जबकि कम H आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दैनिक जीवन में pH का महत्व। क्या पौधे एवं पशु pH के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH प्रास के बीच कार्य करता है। वर्षा के जल की pH का मान 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, यानी 7 से कम होते हैं तो अम्ल होते हैं, लेकिन अगर वर्षा के जल जो होता है उसकी pH 5.6 से कम हो जाती है, यानी ज़्यादा अम्लीय हो जाती है, तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल के pH का मान कम हो जाता है। तो जो नदी में जीव जंतु होते हैं तो उन्हें परेशानी होती है, उनका जीवन थोड़ा कठिन हो जाता है। हमारे पाचन तंत्र का pH हमारा उदर यानी आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमें पता है, हमने पढ़ा है, उत्पन्न करता है। ये उदर में को हानि पहुँचाए बिना भोजन को पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में मल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटी एसिड यानी जो अम्लता को समाप्त करते हैं उसे एंटी एसिड कहते हैं, जैसे कि सार्को का उपयोग किया जाता है। तो अम्ल का प्रभाव खत्म करने के लिए हम एंटी एसिड दवाइयाँ लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में हुई एसिडिटी खत्म हो जाती है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। pH परिवर्तन के कारण दंतक्षय यानी pH का मान अगर बदलता है हमारे मुंह में, तो जिससे हमारा दंतक्षय होता है, यानी दांत खराब होने लगते हैं। तो मुंह के pH का मान 5.5 से कम यानी बहुत कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ होता है, दांत सड़ने लग जाते हैं। तो दांतों का इनेमल यानी दंत वलक जैसे कैल्शियम हाइड्रो ऑक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ये जल में नहीं घुलता। मुंह की pH का मान 5.5 से कम होने पर यह संरक्षित हो जाता है। मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है, जिससे परिणाम स्वरूप दंतक्षय को रोका जा सकता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल, ये कुछ अम्ल है जो कि किन किन प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। तो सिरका जो है इसमें एसिडिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और नेटल का डंक होता है जिसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। लवण के संबंध में अधिक जानकारी। लवणों का pH। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार के लवण के pH का मान 7 होता है तथा ये उदासीन होते हैं, जबकि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण के pH का मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के pH का मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारकीय होते हैं। साधारण नमक में रसायन। जो हम नमक खाते हैं उन्हें साधारण नमक कहते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। HCl प्लस NaOH मिलकर NaCl बनाते हैं, जो कि हम अपने खाने में नमक का उपयोग करते हैं उन्हें NaCl कहते हैं। इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं। साधारण नमक हमारे दैनिक जीवन में कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक सून आदि के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद क्लोर कहते हैं एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। तो 2NaCl प्लस 2H2L लिक्विड से 2NaOH और Cl2 H2 गैस बनती है। विरंजक सून शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक सून का निर्माण होता है। विरंजक सून को CaOCl2 से दर्शाया जाता है। तो विरंजक सून का चूर्ण का सूत्र है वो है CaOCl2।
यद्यपि वास्तविक संगठित काफ़ी जटिल होता है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया Cl2 से कराते हैं तो CaOCl2 विरंजक सूर्ण और जल बनता है। तो विरंजक सूर्ण का क्या उपयोग होता है? वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजन के लिए, कागज़ की फैक्ट्री में लकड़ी के मंजा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग होता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। पीने वाले जल में भी जीवाणु मुक्त करने के लिए इसका उपयोग होता है। यानी जल को साफ करने के लिए भी विरंजक सूर्ण का उपयोग हो सकता है। तो ये इसके उपयोग है, ये पूछ सकते हैं तो आपको याद करना है। फिर है बेकिंग सोडा। इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता, पकौड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। जो हम खाने का सोडा घर में उपयोग करते हैं उसे बेकिंग सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSO3 है। NaCl प्लस H2O और CO3 प्लस NH3 ये सब मिलके NH4Cl अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। तो इसके ये बनाने की विधि है। बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग पाउडर बनाने में जो बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एवं टार्टरिक अम्ल जैसा एक मंद खाद्य अम्ल का मिश्रण है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या जल में मिलाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। तो NaOCO3 और इसका हाइड्रोजन आयन के साथ अभिक्रिया होती है तो CO2 गैस बनती है और जल बनता है। अम्ल या सोडियम लवण भी बनता है इसके साथ। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी एंटी एसिड का एक संघटक है। क्षारीय होने के कारण ये पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने में राहत पहुंचाते हैं। तो इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। धोने का सोडा Na2CO3 और 10 अणु H2O के, ये इसका रासायनिक सूत्र है। एक अन्य रसायन है जिसे सोडियम क्लोराइड से प्राप्त किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जा सकता है। ये एक क्षारकीय लवण है। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 अणु H2O को जोड़ने पर ये बेकिंग सोडा बनता है। ये इसके बनाने की विधि है। धोने के सोडे के उपयोग। तो इसके उपयोग है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज़ उद्योगों में होता है। इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में होता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई करने के लिए होता है। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल जल कहते हैं। तो ये क्रिस्टल जल की परिभाषा है। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर जल के अणु का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट CaSO4 और आधा अणु H2O यानी जल का बनाता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस पदार्थ का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए किया जाता है। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वहाँ पर जो प्लास्टर लगाते हैं जिससे हड्डी हिलती नहीं और सही जगह जम जाती है और ठीक हो जाती है। तो उस प्लास्टर को कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणु मिलाने पर ये जिप्सम बनता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 और 2 अणु H2O का, ये जिप्सम है। इसका उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान एवं सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी क्लासमेट दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे चैप्टर के नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है गुरु ज्ञान क्लासेस। तो आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।